जय हिंद। WFS क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सीरीज़ में होगा। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वारन हेस्टिंग्स के बारे में, जो कि हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। सबसे पहले देखते हैं उनका इंट्रोडक्शन। तो वारन हेस्टिंग वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर हु सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, द हेड ऑफ द सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल एंड थस the first de facto governor general of Bengal from 1772 to 1885। सॉरी 1885 होगा, 1775 होगा, ये यहाँ 1785 होगा, सॉरी 1772 टू 1785। तो वारन हेस्टिंग्स एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, ठीक है, और वो फर्स्ट गवर्नर भी थे जो प्रेसिडेंसी थी हमारी फोर्ट विलियम, वहाँ के फर्स्ट गवर्नर भी रह चुके हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो दूसरे गवर्नर थे, उनके बाद वारन हेस्टिंग्स वहाँ के गवर्नर रह चुके हैं। और ये हेड थे जो सुप्रीम काउंसिल बनाई गई थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद एक काउंसिल बनाई गई थी। जब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो गवर्नर था बंगाल का, उसका जो नेम था वो गवर्नर से गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया गया था। तब एक काउंसिल बनाई गई थी 5 मेंबर्स की, जिसका हेड था, जिसका 5th मेंबर था गवर्नर जनरल खुद, और वो 4 लोगों की मेंबर थी, काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल को सपोर्ट करती थी उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में। और ये गवर्नर जनरल रहे हैं 1772 से 1785 तक। ही एंड रॉबर्ट क्लाइव आर क्रेडिट विद एस्टेब्लिशिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जो रॉबर्ट क्लाइव हैं और वारन हेस्टिंग्स, इन दोनों को ब्रिटिश एम्पायर का जनक कहा जाता है। ब्रिटिश एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में इंडिया में सबसे महान योग्यता इन्हीं दोनों की रही है, और ब्रिटिश एम्पायर को एस्टेब्लिश किया है इन लोगों ने इंडिया में। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ करप्शन एंड इम्पीच्ड इन 1787 बट वॉज एक्विटेड आफ्टर लेंथी ट्रायल इन 1795। जब वारन हेस्टिंग्स इंडिया छोड़ के, गवर्नर जनरलशिप का पद छोड़ के यहाँ से वापस जाते हैं ब्रिटेन, वहाँ इनके ऊपर इम्पीचमेंट होता है इनके खिलाफ कि इन्होंने वहाँ मिस गवर्नेंस करी है और डिसलॉयलिटी दिखाई है और लोगों के पास अच्छा व्यवहार नहीं किया है, इसके तहत, और करप्शन करा है इन्होंने इंडिया में जाके। इसके लिए इनके ऊपर एक इम्पीचमेंट का केस चलता है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे और फर्दर। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका बैकग्राउंड। तो वारन हेस्टिंग्स का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1732 को। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1732 को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1818 में हुई थी। इन्होंने जो स्कूलिंग की है, अपना वेस्ट स्कूल जो इनका था, वेस्टमिंस्टर स्कूल था, वहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी है। उसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद 1750 में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था। 1750 में एज अ क्लर्क वारन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद ही 1752 में ही वॉज प्रमोटेड एंड सेंट टू कासिम बाजार बंगाल एंड विच वॉज द कंपनीज मेजर ट्रेडिंग पोस्ट। जब 1750 में एक एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसके 2 साल में ही इन्हें प्रमोट कर दिया जाता है और इन्हें कासिम बाजार भेज दिया जाता है, जो कि एक ट्रेडिंग पोस्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि बंगाल में था। आफ्टर डैट ही बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। ये जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके फर्स्ट गवर्नर बनते हैं 1772 में। एंड आफ्टर डैट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1774, सर्विंग अंटिल रेजिग्नेशन इन 1785। उसके बाद 1772 तक ये गवर्नर रहते हैं। उसके बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है हमारा 1773 का, उसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नर का पद था बंगाल का, वो गवर्नर जनरल में चेंज हो जाता है, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इन तीनों प्रेसिडेंसी का जो हेड था वो हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये तीनों प्रेसिडेंसी के जो एक्सटर्नल अफेयर्स, जो 2 प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बॉम्बे, उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे वो सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट का पूरा एक लेक्चर ले आएंगे, उसमें आपको पूरा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताएंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि गवर्नर, जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और एक काउंसिल, जो 5 मेंबर्स काउंसिल बनाई गई थी, जिसका 5th मेंबर था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। इनके जो कार्यकाल था उसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वार भी हुआ है। इनके टाइम में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी जो बनाई गई थी, जो कि सर विलियम जोन्स की हेल्प करी थी
वारेन हेस्टिंग्स जी ने 1785 में और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फॉर्मेशन करा था। नेक्स्ट वी विल से सिग्निफिकेंट इवेंट्स अंडर वारेन हेस्टिंग्स। कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं इनके कार्यकाल में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड द फॉलोइंग एक्ट्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी, जो इनके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जिसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था 1781 में, जिसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें हम पूरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में बताएंगे आपको। पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था 1784 में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, किस तरीके से उसका अफेयर्स चलेंगे अब, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बहुत करप्ट हो गई थी, करप्ट हो चुकी थी और उसके पास पैसा नहीं था। तो इसलिए क्या किया, जो एक विलियम पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो विलियम पिट्स थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम पे था जो पिट्स इंडिया एक्ट, और ये अब रेगुलेट करेगा। इस एक्ट के थ्रू अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, जो कि इंडिया में होंगे। इसके बारे में हम पूरा फर्दर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, कि पिट्स, जिसमें मैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूरा एक लेक्चर लाऊंगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में पूरा एक लेक्चर लाऊंगा, और पिट्स इंडिया एक्ट, तीनों के बारे में एक लेक्चर, सेपरेट लेक्चर लूँगा, जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट वी विल सी रिफॉर्म्स अंडर हेस्टिंग्स। कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं हेस्टिंग्स के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन बंगाल वाज एबॉलिश्ड बाय वारेन हेस्टिंग्स इन 1772। तो सबसे पहले जान लेते हैं डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था क्या। तो जब बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है, उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। उसके बाद क्या होता है, जो एम्परर ऑफ दिल्ली थे, उनको इलाहाबाद और कारा दे दिया जाता है। और जो बंगाल के नवाब थे, उनको क्या कह दिया जाता है कि जो बंगाल जो एम्परर थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को जो दीवानी राइट्स थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, उनको दे दिए गए। तो क्या हो गया था, अब जो रेवेन्यू था बंगाल का, वो रॉबर्ट क्लाइव मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी, ठीक है। और उनका जो नवाब का जो सूबेदार था, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस का मामला पुलिस का था और आर्मी का लेकर, वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही तय करेगी। उनका सूबेदार जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इलेक्ट होगा। तो क्या हुआ, यहाँ जो दीवानी राइट से जो रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कौन चला रहा था, वो चला रहा था जो वहाँ का निज़ाम था। एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम चला रहा था, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। जबकि मतलब तो क्या हो गया, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था कि लोगों को क्या हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग कैसा जी रहे हैं कैसा नहीं जी रहे हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक कंडीशन वहाँ हो गई थी। तो जब वारेन हेस्टिंग्स आते हैं तो ये उसको रद्द कर देते हैं डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था और दीवानी राइट्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाते हैं, और अब वो डुअल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो था रॉबर्ट क्लाइव का, वो रद्द कर दिया जाता है। ही ब्रॉट बंगाल अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डुअल सिस्टम जब रद्द होता है, उसके बाद जो बंगाल था वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। पहले से मतलब दीवानी जो था, रेवेन्यू कलेक्शन था, वो तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास था ही। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। नाउ थर्ड, वारेन हेस्टिंग्स अलॉन्ग विद हिज काउंसिल एस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन ऑर्डर टू मैनेज द रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो मैंने अभी काउंसिल बताई थी कि जो इस रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उसके बाद एक काउंसिल बनाई गई थी 4 लोगों की, जिसमें 4 लोगों की, और उसमें एक 5th मेंबर गवर्नर जनरल थे। तो उसी काउंसिल ने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब कि बनाया, कि ताकि वो अपने जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू कलेक्शन किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कितना टैक्स लगाना है, उसको हैंडल करने के लिए डे टू डे लाइफ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाते हैं, ताकि वो आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है उसको सुधार सकें और उसको अच्छे से चला सकें।
ही रिड्यूस द एनुअल अलाउंस गिवन टू द नवाब फ्रॉम 32 लाख टू 16 लाख। जब डुअल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होता है, क्योंकि अब पहले नवाब के पास क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो नवाब संभालता था, लेकिन अब क्या हुआ, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन तो ब्रिटिश AIC के पास चला गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो क्या हुआ, जो एनुअल पेमेंट मिलता था, अलाउंस मिलता था नवाब को 32 लाख, उसको रिड्यूस करके उन्होंने क्या कर दिया, 16 लाख बना दिया। 32 लाख से 16 लाख कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब जो नवाब था उसके पास कोई भी पावर नहीं रह गई थी, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की, ना तो रेवेन्यू कलेक्शन की। नेक्स्ट, ही ऑल्सो स्टार्ट पेइंग एनुअल ट्रिब्यूट टू द एम्परर विच वॉज पेड सिंस 1765। 1765 में जो इलाहाबाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, उस समय जो कारा और जो दिया गया था एम्परर को, शाह आलम सेकंड को, और एक ट्रिब्यूट दिया जाता था, उन्हें पे किया जाता था हर साल रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। लेकिन क्या हुआ, जो वरन हेस्टिंग्स थे उन्होंने कहा कि हम ट्रिब्यूट नहीं दे पाएंगे अब तुम्हें, और उन्होंने ट्रिब्यूट को देना मना कर दिया, और इलाहाबाद कारा जो है वो जो अवध के नवाब थे उनको दे दिया। नाउ नेक्स्ट वी विल सी जुडिशियल रिफॉर्म्स बाई हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स मेड चेंजेस इन द जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द मुगल मॉडल। ही एस्टेब्लिश दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन 1772। जो वैरन हेस्टिंग्स थे उन्होंने क्या किया कि जो मुगल का जो पहले से चलता आ रहा था एक जुडिशियल सिस्टम, उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और उसी मॉडल पे उन्होंने दो अदालतों का निर्माण किया, जो कि था दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया था 1772 में। सबसे पहले हम देखते हैं दीवानी अदालत के बारे में। तो इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द कलेक्टर। जो दीवानी अदालत थी, दीवानी अदालत का मतलब क्या होता है, जो भी दीवानी अदालत किससे संबंध रखती है, तो वो सिविल केसेस से संबंध रखी है। जैसे कोई भी केस रेवेन्यू का हो गया, या किसी भी सिविल केस ऐसा हो, सिविल मैटर्स से जो भी जितने भी केस होंगे वो दीवानी अदालत में सुने जाएंगे। जो कि एक ज़िले का जो कलेक्टर होता है, उस समय जो कलेक्टर अपॉइंट होता था, वो इन दीवानी अदालत में केसेस को सुनता था। ऑल द सिविल केसेस एंड द केसेस डेट इन्वॉल्व सम अप टू ₹500 वॉज डील्ड। जितने भी सिविल केसेस थे और कोई भी ऐसा केस जिसमें 500 रुपये तक का एक मिनिमम अमाउंट होता था, एक मैक्सिमम अमाउंट होता था 500 रुपये तक का, उसके उतने तक के अगर केस होते थे तो दीवानी अदालत में सुने जाते थे। इन दिस कोर्ट हिंदू लॉज वर फॉलोड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम लॉज फॉर मुस्लिम्स। जो ये दीवानी अदालत थी, जिसमें जो सिविल केसेस थे, कोई भी सिविल केस जैसे मैरिज से रिलेटेड हो गया, खेती से रिलेटेड हो गया, और कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड केसेस हो गया, तो सारे जो हैं लॉस, जो केसेस थे, वो हिंदू के जो लॉ थे, हिंदू के केसेस होते तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग सुने जाते थे, और जो मुस्लिम के लॉ केसेस थे वो मुस्लिम लॉ के, जैसे मुस्लिम का लॉ कहाँ से आता है, कुरान से आता है, तो मुस्लिम के लॉस, जो मुस्लिम के केसेस होते हैं, कुरान के हिसाब से सुने जाते थे, उनके जो शरिया लॉ था उसके हिसाब से। और हिंदू के जो केसेस होते थे वो जो मनुस्मृति में जो लॉ दिए थे उसके अकॉर्डिंग सुने जाते थे। तो वहाँ एक सेपरेशन ऑफ केसेस था कि हिंदू के लॉ हिंदू के अकॉर्डिंग सुने जाएंगे और मुस्लिम के लॉ मुस्लिम के अकॉर्डिंग सुने जाएंगे। नेक्स्ट वी विल सी फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत क्या किससे रिलेटेड होती है, तो ये रिलेटेड होती है क्रिमिनल केसेस से। तो इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द इंडियन ऑफिसर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फौजदारी अदालत थी उसमें एक इंडियन आदमी होता था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर होता था, लेकिन होता इंडियन था। कौन था कि मतलब फौजदारी अदालत में एक इंडियन जरूर होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर होता था, लेकिन था इंडियन वह, और वो केसेस को सुनता था जो भी फौजदारी से रिलेटेड होते थे, मतलब कि क्रिमिनल से। ही वॉज अकम्पनीड बाई काजीज, जजेस एंड मुफ्तीज, जूरिस्ट बिलोंगिंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी। जो फौजदारी अदालत में क्या होता था, जो इंडियन आदमी होता था, इंडियन ऑफिसर होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके साथ कौन होते था, काजीज होते थे, काजी मतलब जो जजेस होते थे, और मुफ्तीज जो कि जूरिस्ट बिलोंगिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी। जज भी होते थे उस इंडियन ऑफिसर के साथ, और मुफ्तीज होते थे जो कि मुस्लिम को बिलोंग करते थे, मुस्लिम कम्युनिटी को। हेयर ऑल द क्रिमिनल केसेस वर डील्ड एंड द मोहम्मदन लॉज वाज फॉलोड। जो क्या फौजदारी अदालत थी, वहाँ जो जितने भी क्रिमिनल केसेस थे, खाली सिर्फ क्रिमिनल केसेस को डील किया जाता था वहाँ, और ये सब फॉलो होते थे, ये सब डील होते थे इन द नेम ऑफ मोहम्मदन लॉज। मोहम्मदन लॉज में डील किए जाते थे। कलेक्टर ऑन यूरोपियन ऑफिसर, कलेक्टर एंड यूरोपियन ऑफिसर वाज अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द फौजदारी अदालत। जैसे मैंने दीवानी अदालत में बताया सिविल केसेस में कि एक कलेक्टर होता था जो कि उनको हेड करता था दीवानी अदालत के जो केसेस हैं, ऐसे ही जो फौजदारी अदालत थे वहाँ भी एक कलेक्टर अपॉइंट किया जाता था,
जो कि इनको सुपरवाइज करता था। वो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज वॉज देयर, द एबॉलिशमेंट ऑफ द जुडिशियल पावर्स ऑफ जमींदार। जो जमींदार थे उनके जो जुडिशियल पावर्स थे उनको एबॉलिश कर दिया गया था, और जितने भी केसेस थे अब जो फौजदारी अदालत थी और दीवानी अदालत थी सुनती थी। रेवेन्यू रिफॉर्म्स। In 1772, Warren Hastings leased the estates to the highest bidder and thereby made a 5-year land revenue settlements, which was known as क्वीनकोनियल स्टेट सेटलमेंट। 1772 में क्या किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, जैसे जो रेवेन्यू का सिस्टम था, रेवेन्यू इकट्ठा करते थे वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक 5-year प्लान बनाया और उन्होंने उसमें क्या किया कि लोगों को बुलाया, लोगों को इकट्ठा किया जो वहाँ के जमींदार थे सबको, और उसमें उन्होंने बोली लगवाई कि जो भी उस ज़मीन से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके दे सकता है उसको वह ज़मीन दे दी जाती थी। तो वारेन हेस्टिंग्स ने यही अपनाया कि उन्होंने बिडिंग सिस्टम अपनाया, अपने जो रेवेन्यू कलेक्शन था, टैक्स कलेक्शन था, उसमें बिडिंग सिस्टम अपनाया कि जैसे कोई भी एक ज़मीन है उस पर उसको खरीदने, उसको मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कुछ लोग आगे आए। अब जैसे ज़मीन है 1 बीघा है, तो उसमें समझ लो कि एक आदमी ने कहा कि मैं 1 लाख रुपए इसका रेवेन्यू कलेक्ट करके दे दूंगा, किसी ने कहा 2 लाख, किसी ने कहा 3 लाख, किसी ने कहा 4 लाख, और एक ने कह दिया मैं 5 लाख दूंगा। तो क्या होता था, जिसने कहा कि 5 लाख मैं रेवेन्यू कलेक्ट करके दे दूंगा एक बीघे में से 1 लाख, एक जस्ट सपोज एग्जांपल है, 1 बीघे में से 5 लाख रुपए इकट्ठे करके दूंगा, तो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा किसने बोला, उस बंदे ने जिसने 5 लाख वाला है। तो क्या होगा, 5 लाख वाले ने जब क्या कहा कि 5 लाख वाला रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा, तो वारेन हेस्टिंग्स उसी को ज़मीन देते थे, उसी को रेवेन्यू कलेक्शन, उस ज़मीन का जो हकदार बना देते, उस वहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन का जितना भी सिस्टम था उसके हाथों में सौंप देते थे कि वहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट करके वो देगा। अब क्या होता था कि जो रेवेन्यू था, अब वो तो जिसने कह दिया कि 5 लाख दे देंगे, तो अब उसने क्या किया, अब वो तो 1 साल में कनेक्ट कर नहीं पाएगा 5 लाख रुपए, तो क्या करता था कि अब 5 लाख नहीं कलेक्ट कर पाया तो वो पूरी तरीके से रेवेन्यू दे नहीं पाता था और रेवेन्यू का शॉर्टेज होता था वारेन हेस्टिंग्स के पास। ऐसे ही क्या हुआ, रेवेन्यू सेटलमेंट जो ये 5 साल वाला था, 5 साल में कि ऐसे देना है, वो हो नहीं पाता था। वारेन हेस्टिंग्स ने सोचा बहुत था कि 5 साल में हमें एक इकट्ठे रुपए मिलेंगे, हर साल के जो कलेक्ट होके इकट्ठे 5 साल में रुपए मिलेंगे, वो हमारी स्टेबिलिटी बनाएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, लेकिन ये फेल हो गया। In 1773, he made changes in the machinery of collection by replacing the corrupted collectors with the Indian दीवान्स। इन्होंने क्या किया, 1773 में जो कलेक्टर्स थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनकी जगह इंडियन दीवान्स को लाना कर दिया, शुरू कर दिया, और वो उनको कलेक्शन का वर्क दे दिया। फर्दर 6 प्रोविंशियल काउंसिल्स वर एस्टेब्लिश्ड टू सुपरवाइज दीस ऑफिसर्स। 6 प्रोविंशियल काउंसिल्स वर एस्टेब्लिश्ड टू सुपरवाइज दीज। उन्होंने 6 प्रोविंशियल काउंसिल भी बनाई जो कि इन ऑफिसर्स को सुपरवाइज करती थी। ही फेल टू डिवाइज एन इफेक्टिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जैसा मैंने बताया कि जिन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाया था, बीटिंग सिस्टम बनाया था, वो उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल नहीं पाया और वो फेल हो गया। वारेन हेस्टिंग्स अलॉन्ग विद हिज काउंसिल एस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू मैनेज द रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले कि वारेन हेस्टिंग्स ने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया था अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करने के लिए। Now we will see commercial reforms. तो he maintained only 5 customs houses and all the remaining custom houses were brought to an end. कस्टम हाउस क्या होता है, कस्टम हाउस वो हाउसेस थे जो कलेक्ट करते थे टैक्स, जो कि अगर बाहर से कोई यहाँ से कोई भेज रहा है बाहर को, अपना मतलब कि प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहा है किसी भी देश के साथ, तो वहाँ कस्टम हाउसेस होते थे जो कि टैक्स लेते थे, कस्टम वहाँ से कलेक्ट करते थे, ठीक है, ड्यूटी कलेक्ट करते थे, और जो लाने जाने की ड्यूटी कलेक्ट करते थे। ड्यूटीज़ वर पेड यूनिफॉर्मली बाय बोथ इंडियंस एंड यूरोपियन मर्चेंट्स एंड इट रिड्यूस टू 2.5%। जो ड्यूटी पे करनी होती थी अपने किसी सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में, तो इंडियन और यूरोपियन की जो ड्यूटी थी, जो चार्जेस थे, वो सेम कर दिए गए थे, जो कि 2.5% हो गए थे। ही चेक द मिसयूज ऑफ दस्तखत फ्री ट्रेड पास बाय द ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें क्या हुआ था, जो दस्तक था, दस्तक का जो पास होता था, अब वो क्या हुआ, उसका मिसयूज़ होने लगा, क्योंकि जो दस्तक था, आप कोई भी बना देते दस्तक और अपने यहाँ फिर अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग करने लगता था, क्योंकि ये फ्री ट्रेड पास था तो कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो प्राइवेट ट्रेडिंग भी करने लगे। इसलिए क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स ने इस पर एक मतलब कि वर्क किया और जो मिसयूज़ था दस्तक का उसको रोकने में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, वारेन हेस्टिंग्स रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वाडगांव एंड कैप्चर्ड अहमदाबाद, बसाइन एंड ग्वालियर। फाइनली कंक्लूडेड द वॉर बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ सालबाई। जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, जो ट्रीटी ऑफ वाडगांव करी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने जो ट्रीटी ऑफ वाडगांव साइन करी थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वाडगांव साइन करी थी, वो
जो थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने क्या किया, अपनी फौज भेज के अहमदाबाद, बसाइन और ग्वालियर को कैप्चर किया। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ सालबाई करी गई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई, जो कि 20 साल के लिए साइन करी गई थी, और ये मराठा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 20 साल तक शांति का माहौल बना रहा। द रोहिल्ला वॉर ऑफ 1774 एंड द सेकंड मैसूर वॉर ऑफ 1780-84 टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज टाइम। रोहिल्ला वॉर जो हुआ था 1774 का, और सेकंड मैसूर वॉर ऑफ 1780-84 हुआ उनके टाइम में हुआ था। जो एंग्लो मराठा वार हैं और मैसूर वार हैं, ये हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें हम पूरी तरीके से बताएंगे किस तरीके से वारेन हेस्टिंग्स का क्या रोल था इन वॉर्स में, और किस तरीके से उन्होंने ट्रीटी ऑफ वडगांव को रिजेक्ट किया और ट्रीटी ऑफ सालबाई करी बाद में। Despite his importance in defining English interests in India, Hastings' behavior while in government was questioned when he returned in Britain in 1785. वारेन हेस्टिंग्स ने इंडिया में रहते हुए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या हुआ, जब वो ब्रिटेन लौटे तो वहाँ उनके जो वर्क था उस वर्क के लिए बहुत क्वेश्चन किया गया। बेसिकली वो इसलिए चले गए थे यहाँ से, जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो वहाँ जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा गया था, रेस्ट्रिक्शन कर रहा था गवर्नर जनरल पे, या कुछ ऐसा सिस्टम हो गया था कि उनकी बात जो है वारेन हेस्टिंग्स की उससे मैच नहीं हो पाई, और वो इसलिए वो यहाँ से छोड़ के चले गए। Hastings was impeached in 1786 after allegation of mismanagement, abuse of locals and personal corruption surfaced during his time. जो हेस्टिंग्स से इन पे इम्पीचमेंट का केस लगा 1786 में, इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन भी लगाए गए कि ये मिसमैनेज, वहाँ मतलब सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाए, और जो लोकल्स थे वहाँ के उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, और उन्होंने खुद का पर्सनल करप्शन किया, मतलब पर्सनल ट्रेडिंग भी उन्होंने करी है काफ़ी। इसके बाद क्योंकि इसके कारण उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस लगा। Now we will see conclusion. The passes of Pitt's India Act in 1784, which established a new constitution, convinced Hastings that he had little reason to stay. जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था विलियम पिट्स के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर थे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन 1784 में, उसके कारण ही जो हमारे वारेन हेस्टिंग्स थे वो उनको वापस चले गए थे यहाँ से रिजाइन करके। ही रिजाइन एंड रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1785। ही वॉज चार्ज राइट अवे विद हाई क्राइम्स एंड मिस डेमिनर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मिस मैनेजमेंट और इसके एब्यूज ऑफ लोकल्स की वजह से इनको चार्ज किया गया था। पार्लियामेंट इम्पीच्ड हिम इन 1786। पार्लियामेंट जो थे ब्रिटेन को, इनको इम्पीच किया 1786 में, बट द ट्रायल बिगन 2 years लेटर एंड लास्टेड 7 days। लेकिन क्या हुआ, 1786 में इम्पीच हुआ था, लेकिन 2 साल बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ इनके ऊपर, जो कि 1788 में हुआ था, और ये ट्रायल 7 सालों तक चला था। और उसके बाद 1795 में इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, इनको फ्री कर दिया, और जितने भी इनके ऊपर जुर्म लगे थे, जो भी गुनाह थे इनके, सब कोई सारे इनके फैमिली की इनके ऊपर जो थे वो गलत निकले और इन्हें फ्री कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रीवी काउंसिल जो 1814 में प्रीवी काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं, और उसके बाद वो वहाँ प्रीवी काउंसिल के मेंबर रहते हैं। उसके बाद अगस्त 22, 1818 में इनकी मृत्यु हो जाती है डेल्सफोर्ड में। अगस्त 22, 1818 में इनकी मृत्यु हो जाती है डेल्सफोर्ड में। तो ये रहा हमारा वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। आपको और डिटेल में अगर इसके बारे में चाहिए काफ़ी, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक चीज़ इसको और डिटेल में बता दूंगा। और जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा है, इसको मैं अलग लेक्चर में लाऊंगा, और इसके सेपरेट लेक्चर लाऊंगा। और जो मेरा जो एंग्लो मराठा वार है और जो एंग्लो मैसूर वार है, उनको भी हम